prevention and sustainable. नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ। आज बॉर्डर वॉच में बात होगी बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा की। बांग्लादेश इस वक्त दक्षिण एशिया की अस्थिर राजनीति, धार्मिक कट्टरता और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का एक खतरनाक उदाहरण बनता जा रहा है। जिस देश को कभी विकास और स्थिरता का मॉडल बताया जाता था, वहीं आज सड़कों पर आग, भीड़ की हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमलों की तस्वीरों से दुनिया को चौंका रहा है। इसी हिंसा के बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद उसके शव को पेड़ से बांधकर जला दिया गया। आरोप था कि उसके पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उसने टिप्पणी की थी। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि उस जहर का परिणाम है जो लंबे समय से समाज में घोला जा रहा है। बांग्लादेश पुलिस और बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक युवक का नाम दीपू चंद्र दास था। दीपू कोई नेता नहीं था, ना ही किसी संगठन से जुड़ा हुआ था। वो एक साधारण गारमेंट फैक्ट्री का मजदूर था जो रोजी रोटी के लिए मैनमन सिंह जिले के भालू का उपजिला के दुबालिया पारा इलाके में एक किराए पर रहता था। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने उस पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। आरोप कितना सही था, यह जांच का विषय है, लेकिन जांच से पहले ही फैसला सुना दिया गया। और फैसला सुनाने वाले कौन था? एक उग्र भीड़। 18 दिसंबर की रात करीब 9 बजे दीपू चंद्र दास को भीड़ ने घेर लिया। भालुका पुलिस स्टेशन के ड्यूटी ऑफिसर रिपन मिया के अनुसार पहले उसे बेरहमी से पीटा गया। जब उसकी मौत हो गई तब भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसके शव को एक पेड़ से बांधा गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। यह सब खुलेआम हुआ। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को हटाया और शव को कब्जे में लिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मैमन सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है और मृतक के परिवार की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह नहीं कि पोस्ट किसने की, सवाल यह है कि मारने का हक किसे मिला। इस घटना ने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है। अगर किसी पर आरोप है तो क्या कानून और अदालतें बेकार हो चुकी हैं? क्या भीड़ ही अब न्यायपालिका बन चुकी है? बांग्लादेश में इस निंदा के आरोपों पर हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हालात इसलिए भी और गंभीर हैं क्योंकि ये सब देशव्यापी राजनीतिक हिंसा के बीच हो रहा है। इस हिंसा की जड़ें सिर्फ धार्मिक नहीं हैं, बल्कि गहरी राजनीतिक हैं। बांग्लादेश में हाल ही में एक कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत हुई है। हादी जुलाई 2024 के उस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे जिसने शेख हसीना सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान नकाबपोश हमलावरों ने हादी के सिर में गोली मार दी। पहले उनका इलाज बांग्लादेश में हुआ, फिर उन्हें सिंगापुर ले जाया गया। 6 दिन तक लाइफ सपोर्ट पर रहने के बाद उनकी मौत हो गई। 18 दिसंबर को जैसे ही अंतरिम सरकार ने हादी की मौत की पुष्टि की, देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। हादी की मौत की खबर फैलते ही ढाका की सड़कों पर भीड़ उतर आई। जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा शुरू हो गई। बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े अखबार प्रोथोम आलू और डेली स्टार के दफ्तरों में घुसकर उग्रवादियों ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पत्रकार किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकले। कुछ जगहों पर पत्रकारों के साथ मारपीट भी की गई।
यह हमला सिर्फ मीडिया पर नहीं था, बल्कि सच और सवाल पूछने की आवाज पर था। इस हिंसा में भारत और भारतीय प्रतिष्ठान भी उग्रवादियों के निशाने पर रहे। चट्टोग्राम में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन हुआ। ढाका में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर के घर के बाहर पत्थरबाजी की गई। यह साफ संकेत था कि हिंसा को सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय रंग दिया जा रहा है। देश में फैली हिंसा के बीच अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के देर रात देश को संबोधित किया। मोहम्मद यूनिस ने देश को संबोधित किया। उन्होंने शरीफ उस्मान हादी को शहीद बताया और शुक्रवार को राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। यूनिस ने कहा कि इस जघन्य हत्या में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और निष्पक्ष जांच होगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। साथ ही सरकार ने हादी की पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी लेने की घोषणा भी की है। लेकिन सवाल अब भी कायम है। यूनिस की अपील के बावजूद जमीन पर हालात पूरी तरह काबू में नहीं दिखते। अल्पसंख्यक समुदाय डरा हुआ है। दीपू चंद्र दास की हत्या ने यह संदेश दिया है कि उग्र भीड़ के सामने आम नागरिक कितना असुरक्षित है। इसी बीच कई रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश की इस अस्थिरता के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक सोची समझी आईएसआई की रणनीति के तहत यह काम हो रहा है। और बताया जा रहा है कि आईएसआई सीधे सामने आए बिना हालात को भड़काने की कोशिश कर रहा है। जमात इस्लामी और उससे जुड़े छात्र व मदरसा संगठनों को कहा गया है कि वे खुलकर नेतृत्व ना करें, बल्कि स्थानीय चेहरों को आगे रखें ताकि आंदोलन स्वाभाविक लगे। सोशल मीडिया के जरिए भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने के संकेत भी मिले हैं। कुछ अकाउंट्स पाकिस्तान से ऑपरेट होने का दावा किया जा रहा है, जो शेख हसीना के समर्थक के तौर पर भारत को पेश कर रहे हैं। अब समझते हैं कि इससे पाकिस्तान को क्या फायदा है। विशेषज्ञों के मुताबिक बांग्लादेश में अस्थिरता भारत की पूर्वी सीमा पर दबाव को बढ़ाती है। इससे भारत का रणनीतिक फोकस बढ़ता है। यही वजह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की रणनीतिक गणना में अहम बन गया है। यह बहुत पुरानी रणनीति है, स्थानीय असंतोष को बाहरी एजेंडे से जोड़ देना। राजनीति, धर्म और भीड़ की हिंसा इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चिंताजनक बात यही है कि राजनीति और धर्म मिलकर भीड़ को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। शरीफ उस्मान हादी की मौत के गुस्से में एक निर्दोष हिंदू युवक को मार दिया गया, जिसने ना तो गोली चलाई थी और ना ही किसी साजिश का वो हिस्सा था। दीपू चंद्र दास की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, यह उस माहौल की तस्वीर है जहां कानून कमजोर हो चुका है और भीड़ ताकतवर हो चुकी है। बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन उससे पहले देश हिंसा की आग में झुलस रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ना सिर्फ चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे, बल्कि देश की सामाजिक संरचना भी खतरे में पड़ जाएगी। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, मीडिया की आजादी और कानून का राज, इन तीनों की परीक्षा इस वक्त बांग्लादेश में हो रही है। दीपू चंद्र दास का नाम शायद कुछ दिनों बाद सुर्खियों से गायब हो जाए, लेकिन उसकी मौत एक चेतावनी है कि जब नफरत, राजनीति और साजिशें मिलती हैं तो सबसे पहले मरती है इंसानियत। और वही आज बांग्लादेश में हो रहा है। सवाल सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, सवाल पूरे दक्षिण एशिया का है। क्या हम भीड़ के इंसाफ को स्वीकार करेंगे या कानून और इंसानियत को बचाने के लिए खड़े होंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार।
बैंक की जनरल मैनेजर दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का अभियान ये कड़क है।